Hello everyone. Today we will continue our first chapter of political science. Okay. Before starting the chapter, we will discuss about the syllabus of the political science. Right. So in all, we have 5 chapters in political science, which compromises of the 12 marks in the board exam. Okay. So in this year, in the 10th standard, we will learn about the Indian Constitution, the different concepts and the different important aspects of the Indian Constitution. What are the important roles that has been played to maintain a good democracy in our country? So we will learn about the working of the Indian Constitution in the whole syllabus. Okay, so as we already said, we have 5 chapters. So let's begin with the first chapter, that is the name working of the Constitution. As we all know, what is the Constitution? Our government runs on the basis of the Constitution. Constitution is just like a guidelines. It's like a rule book. अब समझते हो, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो एक हमारे लिए गाइडलाइंस होते हैं, एक रूल्स होते हैं, हमें वो सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करना होता है. सो फॉर दैट द बेसिस दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड. ओके. So till now, the textbook of political science till now helped us to take an overview of local government, the values and the philosophy of Indian Constitution, as also the governing structures created by the Constitution and India's place in international relation. अगर आप देखो 9th से, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट्स को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, लेकिन 9th के पहले हम इसे सिविक्स कहते थे. तो अभी तक हम लोग ने जो हमारा सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया है किस तरह से हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, हमारी कंट्री किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर 9th हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था. राइट. हम लोग ने इंटरनेशनल पॉलिसीज़ देखे थे, हम लोग ने अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सब डिस्कस किए थे. तो अभी तक ये सारी चीज़ों के बारे में हमें एक ओवरव्यू नॉलेज मिला हुआ है. व्हाट इज ओवरव्यू? यू कैन से समरी. राइट. सो इट शोज द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट द फिलोसफी मीन्स? नॉलेज. The Indian Constitution has declared its objective to establish a secular democratic republic. So शुरू से ही, जैसा कि आपको मालूम है, इंडिपेंडेंस के पहले हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था. आफ्टर इंडिपेंडेंस वी क्रिएटेड आवर ओन, we constructed our own constitution, and our constitution is basically based on the certain principles. These are the secular democratic republic, right? So what does secular means? Secular means you can say the equal status for all religion, जहाँ पे कोई भी रिलीजन के लिए डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं होती है, ना रिलीजन बेसिस पे, ना कम्युनिटी बेसिस पे. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? एम टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Also, it has made extremely important provision to ensure that a citizen get justice and their freedom is protected. Also, हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज किया. प्रोविजन यू कैन से अरेंजमेंट. इस तरह से गाइडलाइंस को, इस तरह से चीज़ों को अरेंज किया गया है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट किए गए कि जो कॉमन पीपल हैं या हमारे सिटीजन्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, चाहे वो इक्वालिटी की हो, चाहे सोशल जस्टिस की हो. सिंपल है. एक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके सिटीजन्स का प्रोटेक्शन के लिए, उसके सिटीजन्स को डेवलपमेंट का मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, ऑक्यूपेशन हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग. Also, it has made extremely important provisions to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. और ये भी बहुत ज़रूरी है, हर एक कंट्री के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका जो उनके जो लोग, उनके जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करें, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश. और कहीं ना कहीं ये सारी पॉइंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है. इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी ऑल नो दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947. ओके. इंडिपेंडेंस के पहले से ही हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना शुरू कर दिया था. ऑलरेडी हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपको याद होगा, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी, उसके थ्रू हमें ब्रिटिश को रिप्रेजेंटेशन देना था. और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का. राइट. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब से एप्लीकेबल हुआ? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26th of January 1950. ओके. तो समझो अभी ये जो 26 जनवरी अभी आया था तो वी हैड कंप्लीटेड 70 years ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप इस लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हो. इट कैन बी कम इन द ब्लैंक्स ऑल्सो. राइट. So maybe blank is like that way.
The Indian Constitution came into force on dash, that is answer will be 26th of January 1950. What is force? Active, जब से अप्लाई हुआ. एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और तभी से हमारी जो गवर्नमेंट है इसी बेसिस पे इसके अकॉर्डिंगली ही काम कर रही है. इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू. व्हाट इज ब्रीफ ओवरव्यू? यू कैन से अ शॉर्ट रिव्यू. हम लोग इसके बारे में, आपको ही पता है एक चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ने से हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट हम सारे एस्पेक्ट्स को एक बार देखना चाहेंगे किस तरह से ये डिपेंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. डेमोक्रेसी का, सिटीजन्स के रोल का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. We will take a brief overview of the wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process, and steps that have been taken to establish social justice and equality. This review will primarily focus on 3 areas. These are democracy, social justice, and judicial system. So our chapter is also divided into 3 different parts. तो हमारे जो 3 डिफरेंट पार्ट है चैप्टर के, दे आर दी फर्स्ट डेमोक्रेसी, सेकेंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंड थर्ड इज जुडिशियल सिस्टम. ओके, सो जस्ट एक शॉर्ट हम देखते हैं तीनों क्या है. डेमोक्रेसी, व्हाट इज दैट डेमोक्रेसी? जैसे कि आपको पता है हर एक कंट्री में अपने मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, रूल के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है, राइट. गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं. आज के टाइम पे in today's world most of the country are following the democratic system, right. India is one of them. हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद से हमने अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है, और कहीं ना कहीं आज हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी बहुत ही सक्सेसफुल है. नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सोशल जस्टिस, बीइंग अ कॉमन पीपल, वी बिलोंग टू अ सोसाइटी, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट through their process. We all should get a proper justice, and there should be equality in every aspect, not only the caste, community, job, in every aspect. Judicial system, it is very important, right. When a people feel safe when they get proper justice, right, and for that in our country there is a judicial system, right. जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम कोर्ट में उस शिकायत को लेके जा सकते हैं, जहाँ पे सारी प्रोसेस की जाती है. ये सारी चीज़ें आपको याद होगा, हम लोगों ने 8th और 9th में पढ़ा हुआ है. अगर हम कोर्ट के बारे में बात करें तो हमने 8th में पढ़ा था, राइट, जहाँ पे हमने देखा था कि सेशन कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट. सो लेट्स सी द डेमोक्रेसी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी. वी नो मैच्योरनेस, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझदारी. सो कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी we had created a proper political scenario, right. In our country we had a proper representation and proper participation of the common people also. ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही डेमोक्रेसी फॉलो होता है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में आज मैक्सिमम कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी फॉलो होता है. बट आपको सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो वी ऑल नो दैट पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी फॉलो होता है, बट वहाँ पे सिर्फ जो पीपल है उनका कंट्रोल 50% होता है, और 50% कंट्रोल किसका होता है? मिलिट्री का होता है. इवन यू कैन टेक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया, राइट. नॉर्थ कोरिया के बारे में तो हम सबको पता है, वहाँ के कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ भी डेमोक्रेसी चलती है. नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम भी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है, बट वो डेमोक्रेसी को एक्चुअली फॉलो नहीं करते. आप डेमोक्रेसी प्रिटेंड कर रहे हो और डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट. एग्री टू इट? यस. सो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आप इस बात को समझ सकते हो कि यस, अपने कंट्री में, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रॉपर वे में फॉलो होता है, राइट. डेमोक्रेसी जस्ट नॉट मियरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर. हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर को जस्ट मियरली इम्प्लाई नहीं करता. व्हाट इज मियरली? जस्ट ओनली, बट इट ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एवरी सिटीजन. व्हाट डू इम्प्लाई? You can say indicate, apply to something, anything. The essence of representative system. What is essence? Presence. The essence of representative system is to integrate the principle of democracy in actual practice. Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society. What is integral? Undivided, which cannot be separated. आज ये हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट है. हम कॉमन पीपल हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. हमारे घर में कोई भी ऐसे नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. बस हम बीइंग अ सिटीजन, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालते हैं अपने कंट्री के थ्रू. हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस वी वोट,
वी गिव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, और हम जो गाइडलाइंस बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम से, हम वो फॉलो करते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। व्हाट इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मीन्स, जैसे कि आपको मालूम है हमारे पार्लियामेंट 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में तो नहीं, बट लोकसभा में हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि आपने देखा अभी जब हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, तो आज हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है, पर तो इनको जो हमने इलेक्शन में जिताया है, तो ये कॉमन पीपल ने डायरेक्ट वोट दिया है उनको, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हम लोग ने अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है। सो वी हैव अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, राइट। Accordingly, the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and the local government. Maybe it's a national level, maybe a state level or maybe a local government. जैसे अभी लोकल अथॉरिटी से जैसे अभी अपने लोकल गवर्नमेंट से इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेटर के, नगर सेवक के होते हैं, राइट। जैसे हमारे अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन होते हैं, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए होते हैं, तो हर एक लेवल पे हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। सो इट्स पीपल्स चॉइस, राइट। Another important aspect is holding free and fair election at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. ये सारी बातें ऑलरेडी हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ी हुई है, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, व्हाट डज इट मीन फ्री एंड फेयर इलेक्शन? व्हाट इज फ्री? जब भी वोटिंग होती है या जब भी हमारे गवर्नमेंट को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्लान होता है कि इलेक्शंस कराने हैं, तो आपको लगता है कि खर्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं, राइट। इतना सारा सिक्योरिटी करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, इतने सारे लोगों को अलग से एम्प्लॉय करना पड़ता है, तो इससे पैसे बहुत खर्चे होते हैं। बट आप देखा कि कॉमन पीपल को चार्ज पे करना पड़ता है, कॉमन पीपल से कोई पैसे लेने पड़ते हैं नहीं। गवर्नमेंट होल्डिंग इट अ फ्री। फेयर की बात करें तो एकदम फेयरली डिसीजन है, जहाँ पे बीइंग अ सिटीजन अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपका 18 ईयर्स आपकी एज है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर्ड किया है, तो आप इलेक्शन में अपना वोट दे सकते हो, राइट। इसके लिए आपको कोई और क्राइटेरिया नहीं चाहिए, आप भले एजुकेटेड हो नहीं हो, आप पुअर फैमिली को बिलोंग करते हो, आप रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, आप ने कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है नहीं है, नो मैटर। और सबसे बड़ी बात, हर एक इंसान का एक वोट इक्वल होता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल वोट फॉर एवरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल समझो कोई बड़ा मिलेनियर है, बिजनेसमैन है, अगर वो वोट दे रहा है, उसका वोट 100 काउंट हो रहा है, और आप क्योंकि कॉमन पीपल हो आपका 1 काउंट हो रहा है, तो डज इट मेक अ सेंस? नो। सो ये सारी जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से फॉलो की जा रही है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही डेडिकेटली फॉलो किया हुआ है। Holding free and fair election at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. The increasing participation of the people in the political process and political competition shows the Indian democracy has become successful to a great extent. तो ये सारी चीज़ें रेगुलर इंटरवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, आपको मालूम है हमारे कंट्री में आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years एक रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ये सब चीज़ों को कंडक्ट करना, यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे हार्डली 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टी होती है, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है इफ़ ही और शी इज़ द citizen of India and follows the guideline of the election commission, so they can contest the election. So कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से हमें मालूम पड़ता है कि आज इतने साल हो गए, जैसे अभी हमने देखा कि 70 years हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन आज भी ये बहुत ही सक्सेसफुल है, और इट इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट, राइट टू वोट। वी ऑल नो दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट if he or she has the proper document or he or she follow the guidelines that has given with the government. The Indian Constitution has made the provision, what is provision? Some kind of arrangement of right to vote for adults in the pre-independence period. लेकिन ये ना थोड़ा इंडिपेंडेंस के पहले ये थोड़ा फर्क था। अपने कंट्री में तो नहीं, यूरोपियन कंट्री में ऐसे था कि जो लैंड ओनर्स होते थे, जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, वो ही इलेक्शन देंगे, और वो भी कौन? सिर्फ मैन। वुमेंस को तो पार्टिसिपेशन था ही नहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में। वुमेंस चाहे वो बड़े घर के बिलोंग करे, छोटे घर को बिलोंग करे, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, फ़र्क नहीं पड़ता था, वुमेंस को पार्टिसिपेट करना ही नहीं होता था। और मैंस भी वो जो लैंड ओनर्स है, जिनके खुद की ज़मीन है या फिर वो एजुकेटेड है, वही लोग इलेक्शंस में या फिर ये वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। बट अपने कंट्री में जो थोड़े रूल्स डिफरेंट थे, बट उन सारी चीज़ों को चेंज किया गया।
इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया, जिसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट टू वोट फॉर एवरी इंडिविजुअल. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजन of right to vote for adults. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. What restricted? Stop. पहले कुछ ऐसे restrictions थे जिससे common people को शायद voting करने का मौका नहीं मिलता था. All such provisions were cancelled after independence, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage. What adult suffrage means? Every citizens have right to vote. Adult suffrage means every citizen have the right to vote. By giving the right to vote equal to both men and women above the age of 21 years. हाँ, पहले जो था ना, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में ये जो वोटिंग का एज था, एलिजिबिलिटी वो 21 ईयर्स था, ये आगे मेंशन किया हुआ है. द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 विच गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन इंडिया. सो इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा बेनिफिट या अच्छा इसका इंपॉर्टेंस दिखा कि जो यंगस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया. आप समझते 3 साल गैप हो गया ना, पहले जहाँ पे 21 ईयर्स पे लोग एलिजिबल थे, अब 18 ईयर्स पे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्शन प्रोसेस में. और इसका फ़ायदा सिर्फ वोटिंग में नहीं हो रहा था, इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ में या जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट है उसमें भी हो रहा था, क्योंकि नए नए थॉट्स, नए नए थिंकिंग्स आ रहे थे. आपको मालूम है यंगस्टर्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आपको मालूम है किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो यंगस्टर्स के थ्रू ही होता है, राइट. Such provisions have made India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. शायद इसी वजह से आपको मालूम है हमारी पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ वोटर्स भी ज़्यादा है. दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव. और जो चेंज हमारे सिस्टम में देखा गया ना, ये सिर्फ क्वान्टिटेटिव नहीं था, क्वालिटेटिव भी था. वॉट इज क्वान्टिटी? नॉट ओनली द नंबर्स. क्वालिटी मतलब इट्स अ प्रॉपर क्वालिटी. अंडरस्टूड द मीनिंग? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू अ मार्केट, if you buy a fruit, for example you got 5 pieces of fruit in 100 rupees, okay, and same kind of fruit you are getting 10 in 100 rupees, but quality different. आपने 100 रुपये में जो 5 पीस खरीदा कोई फ्रूट का, वही सेम फ्रूट अगर आपको 100 रुपीज़ में 10 पीसेस मिल रहे हैं, अगर लेकिन वो 10 पीसेस में नंबर तो ज़्यादा है बट क्वालिटी बराबर, क्वालिटी सही नहीं है, तो डज दिस मैटर? यस इट मैटर. तो यहाँ पे हमारे कंट्री में भले नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी जो है वो हैम्पर्ड नहीं हुई. वी स्टिल फॉलो अ बेटर क्वालिटी एंड बेटर सिस्टम इन आवर कंट्री. एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी आर इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट फॉर ऑफ यंग वोटर्स. इमर्जिंग मीन्स अराइजिंग. नए नए पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रहे हैं, नए थॉट्स के, नए व्यूज़ के. These parties represent various expectations of people and compete in the political sphere. और इसका बेनिफिट भी है. पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप सोचो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो डोमिनेट करेगी, राइट. उसको पता है कि हम ही जीतेंगे, तो हम लोगों के बारे में क्यों सोचें, हम लोगों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्यों सोचें, हम कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में क्यों सोचें. लेकिन अगर उनको पता है कि नहीं, अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो उस दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल स्पीयर, व्हाट इज स्पीयर? सराउंडिंग. इस पॉलिटिकल सिनेरियो में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ये कंपटीशन जो है फेयर होना चाहिए. यहाँ पे जैसे हम अक्सर देखते हैं इलेक्शन टाइम पे जो 2 पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, वो नहीं होना चाहिए. आप कंपटीशन के लिए सामने वाले को क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो. क्रिटिसाइज करना मतलब अगर वो कोई गलत स्टेप ले रहे हैं, उनकी गलत डिसीजन है, तो आप उनको रिमाइंड करो कि ये जो है आप गलत कर रहे हो, इससे सिटीजन्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिटीजन्स को नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात हमारे कंट्री का इसमें नाम खराब होगा या हमारे कंट्री की डिग्निटी लॉस होगी, राइट. तो ये सारी चीज़ों में कंपटीशन होना कोई गलत बात नहीं है, बट दैट शुड बी इन अ फेयर वे. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये भी बहुत ज़रूरी है. आपको पता है हमारे कंट्री में जो सारे पावर हैं वो एक ही इंसान को नहीं दिए हुए. पावर्स को क्या किए? डिवाइड किए. जैसे अक्सर देखते हो, आप हमेशा न्यूज़ में देखते हो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में, राइट. आपने देखा कि सारा जो कंट्रोल होता है डेमोक्रेसी का, अमेरिका इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री. इवन अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री टू फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम. कहीं ना कहीं हमने भी अपनी डेमोक्रेसी अमेरिका से ही इंस्पायर की हुई है. बट आप सोचो हमारी और उनकी क्वालिटी में फ़र्क ये है कि हमने अपने पावर को डिसेंट्रलाइज किया है. डिसेंट्रलाइज डिवाइड किया है. सिंगल पावर किसी के पास नहीं है. इसमें क्या होता है, वो इंसान डोमिनेट करने लगता है. कहीं ना क्या होता है, जब पावर का मिसयूज भी होने लगता है. बट हमारे यहाँ पे, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है. ओके,
So decentralization means division of power. Decentralization of power is central to democratic government. Decentralization controls the misuse of power and also create opportunities for political participation for the common people. तो इसमें क्या होता है, कॉमन पीपल को भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का, और पावर का मिसयूज तो होता ही नहीं. The directive principles of state policy include the provision for democratic decentralization. One such important provision is regarding empowering the local self-government, making genuine democratic governance a reality. इसका मेन इंपॉर्टेंट हमें इस पे कहाँ में मिलता है, by empowering. What is empowering? Providing power. किसी को स्ट्रेंथ देना या ऐसे सिस्टम बनाना कि हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनके जो प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होने चाहिए. राइट. आप देखते हो अभी जैसे हम महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है. सोचो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता तो वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होते. कोई भी डेवलपमेंट होता, कोई भी हमारे कंट्री में न्यू इम्प्रूवमेंट का काम होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर ना हो तो बार बार स्टेट के डिपेंड हो, स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड हो. लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी डिसीजन ले सकते हैं. और वैसे ही आप देखते हो जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो लोकेलिटी होती है, जैसे बीएमसी है, केडीएमसी है, तो ये भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये सब पावर दिए हैं ताकि वो अपने टेरिटरी, अपने सराउंडिंग में लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें. आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. देखो 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट नहीं था, वो आज भी बेस्ट है. लेकिन क्या है, टाइम जैसे चेंज होता है हमारे रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स भी चेंज होते हैं, और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट होते भी हैं. व्हाट इज अमेंडमेंट मीन्स? चेंजेस. ये चेंजेस करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो सिचुएशन पहले थे अभी वो सिचुएशन नहीं है. तभी हमारे रिक्वायरमेंट या हमारे डिमांड्स कुछ और थे, आज हमारे डिमांड्स और रिक्वायरमेंट कुछ और है. इसके लिए क्या होता है कि आपने देखा है कि जैसे आप देखो प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में, बिल को पास करना होता है. व्हाट इज बिल? अनपास्ड लॉ. राइट. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. One such important attempt is the 73rd and 74th Amendment to Indian Constitution, which gave a constitutional status to local self-governing institution and also increased their power. Okay? So कहीं ना इस अमेंडमेंट में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश की गई, और ऐसा होता है टाइमली मैनर पे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जाते हैं. अंडरस्टूड टिल हियर? होप यू ऑल क्लियर विथ इट. ओके. नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक तरह का एक नया लॉ, एक नया राइट. वी नो राइट, हमारा हक. वी नो इन आवर कंट्री देयर आर सो मेनी राइट्स, फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट, इंपॉर्टेंट राइट. जैसे हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, अभी थोड़े पहले राइट टू वोट, वैसे ही राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. इसमें क्या होता है, ये जो नया राइट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया अपने सिस्टम में 2005 में, विद द हेल्प ऑफ दिस. मैं वो सिंपल वे बताता हूँ. पहले क्या होता था, अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी होती थी गवर्नमेंट का प्रोसेस कैसा हो रहा है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हो रहे हैं, कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल होता था. बट गवर्नमेंट ने अभी ये आपको राइट दिया है. बीइंग अ कॉमन पीपल वी कैन एनी टाइम हैव अ रीचेक ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. हम उनसे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं किस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं. हमने ये भी देखा हुआ है कि विद द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें कुछ गवर्नमेंट के प्लानिंग के बारे में जानना है तो हम उसके लिए उनको अप्रोच कर सकते हैं और हम उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखते हो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डिमांड करती है कि हमें पीएम केयर फंड में कुछ पैसे डोनेट करने हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा, कंट्री के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, अगर हम जो ये अमाउंट डोनेट कर रहे हैं ये अमाउंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं, तो आप इसके लिए एक सिंपल अप्लाई कर सकते हो और इसको आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सिर्फ ये टॉपिक नहीं, किसी चीज़ पे आपने देखा अगर आपके सराउंडिंग में, आपके टेरे आसपास में कोई बड़े ब्रिज का काम चालू है या कोई रोड का डेवलपमेंट का काम चालू है, आपको लग रहा है कि जिस स्पीड में होना चाहिए, जिस क्वालिटी में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. आपको पता चलेगा
कि वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है, गवर्नमेंट ने किसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कितने पैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू कॉमन पीपल को पता चलती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, पब्लिक के बीच में जो गैप होती है वो गैप हट जाती है। इट बिकेम ट्रांसपेरेंट। वी नो मीन ट्रांसपेरेंट, हिंदी में बोलते हैं हम लोग आर पार। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट के प्रोसेस को ईजिली देख सकते हैं, समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइट। ओके, citizen empowerment. What is empowerment? Providing power, giving more power is the essential condition of democracy. It is necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग इंटरेक्ट करें, लोग गवर्नमेंट के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले। Increased communication between citizens and government help in strengthening democracy and in building a relationship ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। और कहीं ना कहीं देखो, अगर हमें सामने वाले के ऊपर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, तो हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो कॉमन पीपल या सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो एक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। पब्लिक को ट्रस्ट होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और वो इट्स अ जेन्युइन थिंग। Citizens have a right to know about the functioning of the government. The government of India gave the right to import information to the citizen of India to ensure transparency and accountability. What is accountability? You can say responsibility, एक जिम्मेदारी वाला काम, which are the hallmarks of good governance. So कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो accountability और transparency create होती है, इससे ये शो करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट एक जेन्युइन काम करती है। इट इज़ अ साइन ऑफ जेन्युइनिटी। हॉलमार्क क्या होता है? बेसिकली हॉलमार्क आपने देखा होगा, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में देखा है ISI मार्क होते हैं, इट्स अ हॉलमार्क, इट्स अ साइन गिवन कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। आप देखते हो फूड प्रोडक्ट्स पे होते हैं FCCI होता है, राइट। ऐसे अलग अलग चीज़ें हमें देखा होगा कि हॉलमार्क दिया जाता है। तो इट्स अ साइन ऑफ क्वालिटी, बेटर, यू कैन से अ गुड प्रोडक्ट। ओके, right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the government, in the working of गवर्नमेंट। सो कहीं ना जो सीक्रेसी थी, एक तरह से हमें लगता था यार क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे पैसे खा जा रही है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें सीक्रेसी जो है वो बहुत ही रिड्यूस हुई है। आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच, व्हाट डू अप्रोच, डीलिंग विद द सिचुएशन सिनेरियो टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज। ये जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स होते हैं, प्लानिंग होते हैं, इसमें बहुत एक चेंज आया हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद ऐसे स्टेप्स लेना चाहती है जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बढ़े, और गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। आप देखते हो अक्सर जब भी इलेक्शंस या कुछ होते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्लानिंग करते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वो अपने वोटिंग को कास्ट करे, वो वोटिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करे, ताकि एक बेटर गवर्नमेंट, एक सेफ गवर्नमेंट बन सके हमारी कंट्री में। Democratic reforms are considered as rights of citizens. Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security. These rights have strengthened democracy in India. So कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ये जो सारे राइट्स हैं हमारे डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, हम पढ़ लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू बॉक्स है और राइट साइड में ग्रीन बॉक्स है। तो चलो पहले ग्रीन बॉक्स पढ़ लेते हैं। डू यू नो मैन, दैट इज दी राइट बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच। तो राइट्स जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे अप्रोच कैसे होते हैं। इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस वॉज मेड टूवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्राइजेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट की यही कोशिश की थी कि हमारे कंट्री में डेमोक्राइजेशन, जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है वो बेटर, एक अच्छा बनना चाहिए। हाउएवर इन दिस प्रोसेस सिटीजन्स वेर कंसीडर एज बेनिफिशियरीज। और इस प्रोसेस में ऐसा गवर्नमेंट का थिंकिंग था कि इसमें बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए, बेनिफिशियल कौन होना चाहिए, सिटीजन। फायदा किसको होना चाहिए, पीपल को, कॉमन पीपल को। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज कंसीडर एज अ राइट ऑफ द सिटीजन। इन योर ओपिनियन how will this approach change the relations between the government and citizen? So it's our own opinion. ये टॉपिक पढ़ने के समझने का हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं किस तरह से हमारे और गवर्नमेंट के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। ओके, कम टू लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अगेन इट्स आवर ओन थिंकिंग, आवर जजमेंट। कैन यू टेल द रीजन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। हमने टॉपिक पढ़ा, समझा, ये सब चेंजेस आए, इनके बेसिक रीजंस क्या है। Some seats are kept reserved for women to increase their participation in political process. If you remember, I think 6th chapter of history in 9th standard,
we had learned about the empowerment of women and weaker section. Remember? हमने क्या पढ़ा था उसमें कि किस तरह से गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और प्रोसीजर में वुमेन्स को और वीकर सेक्शन को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस प्रोवाइड की जाती है. वीकर सेक्शन, यहाँ पे हम ताकत की बात नहीं कर रहे हैं. वीकर सेक्शन आर दोज पीपल हु आर निग्लेक्टेड इन द पास्ट, राइट? सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. वीकर सेक्शन के लोग जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, दे आर कंसीडर वीकर सेक्शन, या वुमेन्स, इनको भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, पूरा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड, जैसे कि हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है जो स्टेट के जो इलेक्शन है उसको मैनेज करते हैं. द 11th and 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा मैंने कहा, टाइमली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट चेंज किए जाते हैं, नए नए शेड्यूल, नए नए प्लानिंग लाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज द डेमोक्रेसी. ओके, आवर सेकंड पार्ट, दैट इज द social justice and equality. Social justice and equality we will continue in second part. Okay, thank you.